नमस्कार दोस्तों, मैं प्रसाद सिंह फिर से आपके साथ अपने YouTube चैनल में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि पिछले वीडियोस पार्ट 3 तक में हमने कुछ किया, परसेंटेज में कुछ चीज़ें पढ़ी। उम्मीद है आप लोगों ने उन तीनों पार्टों को देख लिया होगा। अगर आपने उन तीनों पार्टों को देख लिया है तो ये तभी अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों नहीं देखा हो तो प्लीज पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख लेंगे, उसके बाद पार्ट 4 पे आएंगे तो ये चीजें आसानी से समझ में आएंगी। वैसे हम कोशिश करते हैं यहाँ पे पूरा आपको आसानी से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे एक सवाल है, ये देख लेते हैं। सवाल में किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तथा 125 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे? ये सवाल है आपका। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने प्रतिशत के भाग 3 में पढ़ा था कि किसी कार्यालय में इतने कर्मचारी चाय पीते हैं, इतने कॉफी पीते हैं। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था कुछ चीजें, उसी को एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों वेन डायग्राम द्वारा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को इसे हल करने की। ठीक है, जैसे देखा यहाँ पर हमने एक डायग्राम बनाया है, ये हिंदी के लिए, और दूसरा डायग्राम ये आपका अंग्रेजी के लिए बनाते हैं। ठीक है, हम लोग देखेंगे भाई हिंदी में कितना परसेंट पास हुआ, 45%, और अंग्रेजी में कितना पास हुआ, 50%। और ये हमने बनाया दोनों का कॉमन भाग। कॉमन में आप देखेंगे कितना पास हुआ आपका, 20%। ठीक है भाई, तो अब यहां से देखेंगे, अगर हम बात करें यहां से केवल हिंदी में उत्तीर्ण। ठीक है दोस्तों, तो कैसे आएगा? ठीक, केवल हिंदी में उत्तीर्ण देखेंगे तो 45% ऐसे हैं जो पूरे सर्किल में आ रहा है, पूरी हिंदी में है, जिसमें 20% अंग्रेजी के भी हैं, तो 20 वो हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आएगा दोस्तों, 25%। ठीक है, इसी तरह से हम लोग देखेंगे केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण, केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण। ठीक है, तो इनके बारे में देखा जाएगा तो हमारे टोटल 50 अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, जिसमें ये 20 ऐसे हैं जो हिंदी में भी शामिल है, इनको हटा दिया जाएगा तो फाइनली बचेगा कितना आपका, 30%। ठीक है, अब देखेंगे दोनों में उत्तीर्ण, आगे समझ लेंगे दोस्त कितने हो जाएंगे। दोनों में उत्तीर्ण हमारे हैं 20%। ठीक है, अब इसको अगर हम टोटल सम करेंगे तो देखेंगे 30, 20, 50, 20, 70, 5, 75, यानी कि टोटल हमारे जो उत्तीर्ण आए वो कितने आए, 75%। वो चाहे एक विषय के हो चाहे दोनों विषय को हो। तो इसके बाद जो भी विद्यार्थी बचते हैं, तो बचेंगे कितने? हमने देखा था टोटल, हमें जब नहीं पता होता है कुल तो कितने होते हैं दोस्तों, 100 विद्यार्थी। 100% थे, जिसमें 75 उत्तीर्ण है। ठीक है, 100 से माइनस कर देंगे 75 तो बचे कितने, 25। तो ये ऐसे 25% है जो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है। ठीक है, क्योंकि उत्तीर्ण वाला का सारा सब्जेक्ट हमने, सारे स्टूडेंट हमने निकाल लिए। ये हिंदी में थे, केवल हिंदी में थे, केवल अंग्रेजी में थे, दोनों में थे, सारा उत्तीर्ण निकालिए। इसके बाद जो भी बचेगा वो क्या होगा, आपका अनुत्तीर्ण होगा। तो ये 25% अनुत्तीर्ण थे, तो हम लोग इसके माध्यम से क्या करेंगे, 25% जब यहाँ अनुत्तीर्ण है तो वास्तव में कितने हैं दोस्तों, 125। तो 25% बराबर, ये प्रतिशत में अनुत्तीर्ण और ये नंबर में, इन दोनों को बराबर कर देंगे और यहां से हम लोग 100% निकाल देंगे। 100% बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 500। ये आया आपका 500, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ये तो था बेसिक कॉन्सेप्ट जिसके आधार पे हमको समझना था। अब देखिए करना कैसे है इसको, अगर हम लोग देखना चाहें ये तो कैसे देखेंगे भाई। देखिए यहां पर भी हमारा जो कुल विद्यार्थी हैं वो हमारे 100 हैं। कुल कितने हैं भाई, 100%। ठीक है, अब देखिए अगर हम हिंदी वाले लेते हैं, ये हिंदी का स्ट्रक्चर यहां लिख लेते हैं, हिंदी वाले लेते हैं, हिंदी में पास। तो देखिए हिंदी का स्ट्रक्चर दोस्तों अगर देखे जाए तो ये कहां तक जाएगा, पूरा यहां तक। ठीक है, पूरा अपना सर्कल कवर करेगा। ठीक है, ले लिया 45%। ठीक है, फिर अंग्रेजी का लेते हैं। ठीक है दोस्तों,
अंग्रेजी का लेंगे तो अंग्रेजी वाला आपका सर्कल ये वाला कवर करेगा भाई, ठीक है, ये पूरा यहां तक आएगा क्योंकि इसका रेंज यहां तक है, तो ये कितना हो जाएगा 50। अगर इन दोनों को हमने जोड़ा तो कितना हुआ 95। इस 95 में देखिए दोस्तों 20 कितनी बार जुड़ा, एक बार 45 में जुड़ गया, एक बार 50 में जुड़ गया, यानी कि हम कह सकते हैं 20 कितनी बार जुड़ा, 2 बार, जबकि जोड़ना कितनी बार था, एक बार। तो एक बार का जो दोनों वाला कॉमन है 20, उसको हम लोग माइनस कर देते तो बचा कितना 75, यानी कि फाइनली पास कितने आ गए 75। टोटल थे 100, 75 पास है तो बाकी बचे कितने 25। ये क्या होंगे दोस्तों, फेल होंगे, दोनों विषयों में फेल। तो हमारा आ गया दोनों विषयों में फेल, जब यहाँ 25% है तो वास्तव में कितने हैं 125, ठीक, बराबर कर देंगे और यहां से हम लोग 100% बराबर निकाल देंगे। 125 गुणे 100 बटे 25, 25 पर ये यानी कि 500 आंसर, ठीक है दोस्तों। तो ये भी था। अब देखिए यहाँ से आपको डायग्राम भी नहीं बनाना है, ठीक है, सीधे सीधे ये डायरेक्ट करना है, ठीक है। हमको यहाँ से ये पता चल गया कि जब दोनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट वालों को जोड़ते हैं तो कॉमन सब्जेक्ट वाला कितनी बार जुड़ जाता है, 2 बार, ठीक है। तो जोड़ा इसमें कॉमन वाला कितना था दोस्तों, ये 20%, 20% इसमें जुड़ा 2 बार, तो एक बार का माइनस कर देंगे, ठीक, बचा कितना 75, यानी 75 टोटल पास बचे, टोटल 100 थे तो बचे कितने, जो बचे 25% वो क्या होंगे, दोनों में फेल होंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इसी के आधार पे हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा डिजिट चेंज कर लेते हैं यहीं पे। जैसे अगर कहा जाए कि 60% विद्यार्थी हिंदी में तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए, ठीक है भाई। डिजिट चेंज करके देख रहे हैं, 60% विद्यार्थी हिंदी में तथा 40% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 15% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हों तथा 75 विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग हिंदी का लिखेंगे यहाँ पर स्ट्रक्चर, ठीक। हिंदी में कितना है दोस्तों 60% और इंग्लिश का लिखेंगे, इंग्लिश में कितना है 40%, ठीक है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 100% आ जाएगा। जबकि 100% में आपको पता है कि दोनों वाला एक बार हिंदी के साथ एक बार अंग्रेजी के साथ कितनी बार जुड़ा दोस्तों, 2 बार, दोनों वाला है कितना 15, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो फाइनली बचा कितना 85%, यानी कि यही होंगे जो कुल पास होंगे, ठीक है। और टोटल विद्यार्थी थे हमारे पास 100%, जिसमें से 85% पास है, तो फेल कितने होंगे भाई 15%, और यही 15% होंगे जो दोनों में फेल होंगे। 15% बराबर 75, तो 100% बराबर ना 75 गुणे 100 बटे 15, 75, 500 आंसर, ठीक है भाई। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसी में देखिए थोड़ा सा चेंज और करता है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखिए ये कहता है कि यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 50% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, ठीक है भाई। क्या किया हमने 45% हिंदी में तथा 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 55 नहीं, थोड़ा 50 कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। फिर कहता है कि यदि 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, उत्तीर्ण की जगह अनुत्तीर्ण कर लेते हैं, अनुत्तीर्ण हुए हो तथा कुछ विद्यार्थी यहाँ पे कुछ भी संख्या दे सकता है, जैसे 45% हिंदी में, 50% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, और कह रहा है 25% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो। तो आपसे पूछ सकता है यहां पर इसको हटा करके कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए,
देखिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन से यहाँ पर पूछा था कितने प्रतिशत अनुत्तीर्ण हुए, और यहाँ पूछ लिया उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण हुए। ठीक है भाई। तो देखिए 25% विद्यार्थी यहाँ पर कह दिया अनुत्तीर्ण। पहले क्या था, तीनों, ये तीनों स्ट्रक्चर, ये आ रहा है, ये और ये तीनों आपके उत्तीर्ण दिया था, अब कह दिया अनुत्तीर्ण हुए। ठीक, ये दो उत्तीर्ण हुए और ये कॉमन वाला क्या हुआ, अनुत्तीर्ण हुआ। तो अब इसको कैसे हल करेंगे हम लोग दोस्तों, देखते हैं। सीधे सीधे आप अगर हिंदी का लिखते हैं स्ट्रक्चर यहाँ पर, ठीक है, 45%, और इंग्लिश का लिखते हैं, कितना है आपका 50%। ठीक है, टोटल देखेंगे कितना परसेंट आएगा भाई, 95%। जबकि कुल विद्यार्थी आपके पास थे कितने भाई, 100 थे। ठीक है, और जिसमें से 20-25% ऐसे हैं जो दोनों विषयों में क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब कि ये 100 थे, इसमें 25 माइनस कर देंगे अनुत्तीर्ण वाले, ये विद्यार्थी, ये 25% जो अनुत्तीर्ण हुए हैं भाई, ये हमें क्या किया, इन दोनों में से माइनस कर, इसमें से माइनस कर दिया, तो बचे कितने, 75। यानी कि टोटल पास आपके पास कितना होना चाहिए था, 75, और है कितने, 95। ऐसा क्यों? अब देखिए यहां से हमको एक चीज पता चली कि ये जो दोनों, ये पास होना चाहिए था 75, लेकिन पास है 95। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो दोनों में पास है वो एक बार यहां जुड़े, एक बार यहां जुड़े, 2 बार जुड़ गए। जबकि जोड़ना कितनी बार था, 1 बार। अगर एक ही बार जोड़ा होता तो टोटल स्ट्रक्चर कितना आना चाहिए था दोस्तों, 75, लेकिन 2 बार जुड़ गया। इसका मतलब है उसने अपनी एक बार की वैल्यू वास्तविकता से ज्यादा कर दी। तो वो 75 से माइनस करेंगे, टोटल जितने होने चाहिए थे उसमें से माइनस करेंगे, तो बचा कितना, 20%। यानी कि ये 20% ऐसे हैं जो क्या है, दोनों में शामिल, इन दोनों में। और ये दोनों शामिल क्या था, ये क्या था, पास वाला था, ये भी क्या था, पास वाला था। यानी कि ये दोनों में शामिल कितने परसेंट हो गए, पास 20%। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन था, किसी परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 55% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यदि 25% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हो तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन पिछले से। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले मानते हैं कुल विद्यार्थी कितने थे, कुल नहीं पता तो 100 थे, जिसमें 25% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए, तो इनको हटाइए दो, तो बचे कितने, यानी कुल पास हमारे पास कितने होने चाहिए, कुल पास हमारे पास होने चाहिए 75। ठीक है, अब देखेंगे हिंदी में, हिंदी में 45% विद्यार्थी पास। ठीक है भाई, और अंग्रेजी में आपका 50% विद्यार्थी पास। ठीक है, हिंदी में 45 और अंग्रेजी में 50 पास। अब इनको जोड़ेंगे तो टोटल आएगा भाई 95। यानी कि अभी पास कुल होना कितना चाहिए, 75 दे दिया, 95 क्यों दे दिया, क्योंकि हमको पिछले क्वेश्चन में देखा हमने कि जो दोनों वाला है, एक बार हिंदी में एक बार अंग्रेजी में, यानी कितनी बार जोड़ा, 2 बार। जबकि जोड़ना कितनी बार था, 1 बार। अगर एक ही बार जोड़ा होता तो टोटल संख्या होती 75। 2 बार जोड़ दिया तो उसने अपनी एक बार की संख्या क्या की, बढ़ा दी। तो अब कितनी बढ़ा दी देख लेते हैं, 75 से कितना ज्यादा हो गया, 20%। यानी कि यही 20% है जो दोनों में पास थे, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अगर ये समझ में ना आया हो तो परसेंटेज पार्ट 3 का लास्ट क्वेश्चन जो था उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और इस पार्ट 4 को देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में नीचे देखेंगे, इसका जो डिस्क्रिप्शन आपके वीडियो में नीचे दिखेगा, उसमें आपको पहले दोनों पार्टों का, तीनों पार्टों का डिस्क्रिप्शन, उसका लिंक आपको दिया हुआ, वहां से आप डायरेक्ट आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 पे जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब हम लोग एक नया पैटर्न आगे स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन से। ठीक है भाई, यहां से थोड़ा सा चेंज करते हैं अपने आप को हम लोग। ठीक है, चेंजेस में क्या है कि देखते हैं कि कहता है कि क्वेश्चन आता है, किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, तथा उसकी चौड़ाई को
10% कम कर दिया जाता है। तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन हो गया। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाता है तथा उसकी चौड़ाई को 10% कम कर दिया जाता है, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए कुछ लोगों को ये फार्मूले याद होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्स वाई अपॉन 100, प्लस माइनस में एक्स प्लस माइनस वाई या प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। ये फार्मूले का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों हम आपको एक चीज बता दें, हम बाय कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि कॉन्सेप्ट से पढ़ा जाए, और कॉन्सेप्ट के थ्रू हम लोग खाली परसेंटेज का ये सवाल नहीं लगाएंगे। हम लोग आगे के चैप्टर यहीं पे डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसी पैटर्न पे, अब इसका जो भी पैटर्न बताने वाले हैं हम आपको, इस पैटर्न पे हम लोग आगे चक्रवृद्धि ब्याज जैसे चैप्टर बहुत आसानी से चुटकियों में लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इस फॉर्मूले को हटा करके। देखिए यहाँ पर हम लोग एक सिस्टम शुरू होता है a इंटू बी बराबर एक्स। कहीं पर ये इक्वेशन इस टाइप के मिले हमारे पास। अब देखिए आपको बेसिक उस पे आए हैं हम लोग, तो बता दें दो इक्वेशंस होती हैं। इन्हीं दो इक्वेशन पे 70% गणित हम लोग को हल करनी है। ठीक है ना दोस्तों, 70% गणित हम हल करेंगे इन दो इक्वेशंस पे। ठीक है, तो इसके लिए, और ये दोनों इक्वेशन यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे इसी चैप्टर से। बस जरूरत है दोस्तों धैर्य के साथ कॉन्सेप्ट को एक बार पढ़ने की अच्छे से। ठीक है, जैसे अब ये a इंटू बी लिया, मान लेते ये 10 था, ये भी 10 था, और ये बराबर गुणा करते तो हो जाता है 100। ठीक है भाई, अब अगर इसको हम 20% बढ़ाएं, किसका 20%? a का 20% कितना होगा दोस्तों? 2 बढ़ा देंगे इसको तो ये कितना होगा? 12, और इसको कांस्टेंट रखें तो ये कितना हो जाएगा? 120। देखिए दोस्तों कितना बढ़ा? 20% ही बढ़ा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसको 20% बढ़ाया तो ये भी 20% बढ़ गया। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसको अक्सर हम लोग ऐसे लगाते चले आए। ये फिर x बराबर k y, जहां k एक कांस्टेंट है। ठीक है, तो देखिए उसी k को हमने प्रैक्टिकल वे में, इसी को प्रैक्टिकल वे में यहां से उतार दिया, और यही पूरा एक सवाल है। ठीक है, अब प्रैक्टिकल वे में हम लोग देख रहे हैं इसको कि इसमें जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिस्टम आया तो वहां पे k कांस्टेंट कर दिया था, तो यहां हमने इन दोनों को कांस्टेंट कर दिया। ठीक है, नियत कर दिया, और जब ये नियत है तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। कौन? a और x। कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? मतलब जितना परसेंट इसको बढ़ाएंगे उतने परसेंट ये बढ़ जाएगा। तो a को जितना परसेंट बढ़ाया उतना परसेंट ये बढ़ गया। इसी के आधार पे अगर हम कहते हैं a को 20% कम कर देते तो ये 8 हो जाता, इसको 10 ही रखते तो ये कितना हो जाता दोस्तों? 80। देखिए यहां से कितना परसेंट कम हो गया? 20% कम हो गया। ठीक है, मतलब इधर जब हमने 20% कम किया तो ये भी क्या हुआ? हमारा 20% कम हो गया। हमने देखा a को जितना परसेंट बढ़ाया उतना x बढ़ गया, जितना परसेंट कम किया उतना x कम हो गया। अब दोस्तों इसी की जगह पे अगर हम इसको छोड़ देते a को, x b को देखते, ठीक, इसको कांस्टेंट कर ले और इसको 20% बढ़ा ले, 12 कर ले तो b 120, यानी फिर से 20% बढ़ गया। इसको 10 करें और इसको 8 कर दे तो 80। देखिए फिर से इसको 20% कम किया तो ये भी 20% कम हो गया। मतलब हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों में से किसी को भी जितना परसेंट बढ़ा रहे हैं उतना ये बढ़ जाएगा, जितना परसेंट कम कर रहे हैं उतना ये कम हो जाएगा। इसके साथ साथ परसेंट के साथ साथ अगर इसको गुना करें, ठीक है, जैसे देखिए इसको 2 गुना करते हैं 20, ये 100 10 ही रखे तो ये कितना हो जाएगा? 200। यानी कि ये भी क्या हुआ? इसको गुणा 2 किया तो ये भी गुणा 2। यही दोस्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि एक को जितना गुना करेंगे दूसरा भी उतना गुना हो जाए, तो ये समानुपाती या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब सवाल देखते हैं। सवाल में दिया है L इंटू बी बराबर ए, एरिया, लंबाई लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया, या हिंदी में लिख दे रहे हैं भाई लंबाई गुणी चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल हो गया। तो देखिए ये पुरानी हमारी इक्वेशन पे काम कर रहा है, a इंटू बी बराबर एक्स पे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि लंबाई को जितना परसेंट बढ़ाएंगे क्षेत्रफल भी उतना ही बढ़ जाएगा, और चौड़ाई को जितना कम करेंगे क्षेत्रफल उतना ही
कम हो जाएगा। तो मान लेते हैं क्षेत्रफल हमारा 100 था, ठीक है भाई, 100 था, और हमने क्या किया, लंबाई को 10% बढ़ा दिया। तो हमको पता है दोस्तों, लंबाई को बढ़ाएंगे 10% तो क्षेत्रफल भी क्या होगा, 10%, सॉरी 10 नहीं 20 बढ़ाया गया था, 20% बढ़ाया गया था, तो 20 बढ़ाएंगे क्षेत्रफल भी हमारा 20% बढ़ जाएगा, कितना होगा 120। अब बात आती है लंबाई बढ़ गई, जब लंबाई बढ़ा रहे थे तो चौड़ाई हमारी कांस्टेंट थी, अब लंबाई बढ़ करके क्षेत्रफल पे इतना इफेक्ट आ गया। अब लंबाई को कांस्टेंट करके चौड़ाई को बढ़ाएंगे, जब चौड़ाई को बढ़ाएंगे तो हमारा क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगर कम करेंगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना 10% कम किया गया है, तो 10% कम करेंगे तो क्षेत्रफल भी हमारा 10% कम होगा। लेकिन दोस्तों ये कहां से कम होगा, 120 से, क्योंकि अब हमारा क्षेत्रफल है कितना 120, इससे 10% कम कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 12। तो ये फाइनली कितना बचेगा, 120 से 12 घटाया 108, तो ये परसेंट में क्या इफेक्ट पड़ा, 8% की वृद्धि। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग को ये एक सक्सेसिव प्रोसेस हो गया, इसे हम लोग कहते हैं उत्तरोत्तर प्रोसेस, ठीक है। इस उत्तरोत्तर प्रोसेस में एक खास चीज और है जो आपको अभी से ध्यान देनी है कि यहाँ पर ये सीक्वेंस मैटर नहीं करता। जैसे कहा था पहले बढ़ाया फिर कम किया, हम लोग क्या करें, पहले कम कर दें फिर बढ़ा दें, इसमें भी कोई इफेक्ट इनके आंसर पे नहीं पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सक्सेसिव प्रोसेस है। सक्सेसिव प्रोसेस में परसेंट सीक्वेंस का कोई मैटर नहीं पड़ता। देखिए अगर मान लो 100 क्षेत्रफल था, इसको 10% कम करेंगे कितना होगा दोस्तों, 90। पहले ये अलग करते हैं, फिर 20% बढ़ाया, तो अब कहां से बढ़ाएंगे, यहां से 20% बढ़ाया, इसका 20% कितना होगा 18, तो ये कितना आ गया दोस्तों 108। देखिए इफेक्ट क्या हुआ, 8% की वृद्धि हो गई फिर से, मतलब यहाँ पर भी वही आंसर आया। यहाँ क्या क्या था, पहले 20% बढ़ाया था, फिर 10 कम किया, अब हमने क्या किया 10 कम कर लिया पहले, तो फिर 20 बढ़ा दिया, मतलब यहाँ से इनके सीक्वेंस का इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया। ये अब ये जो बात बताई है ये काम आएगी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में, जब हम लोग डिस्काउंट पढ़ेंगे, छूट बट्टे में ये काम आएगा वापस से डिस्काउंट, ये सिस्टम, ठीक है दोस्तों। तो अभी से बताया जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे काम आती है, हालांकि वहां पे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो फिर बात करेंगे, ठीक है। इसी के आधार पे एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए इसी सवाल को उतार देते दूसरे में, जैसे कहता है चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को 20% से कम कर देता है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लेते हैं। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि होने पर कोई व्यक्ति अपनी खपत को 20% से कम कर देता है, तो उसके खर्च पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है दोस्तों। इसको देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अगर लिखना चाहें मूल्य गुणे खपत बराबर खर्च, अब ये कैसे दोस्तों, मान लेते हैं 10 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य था आपका, 1 किलो का मूल्य 10 था और 10 किलो हमको खपत करनी थी, तो 10 किलो खपत का मतलब 10 किलो हमें खरीदना ना होगा, 10 किलो खरीदेंगे तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा 100, यानी कि हम लोग ये लिख सकते हैं दोस्तों। और अगर ये लिख सकते हैं तो आपको पता होगा कि अभी हमने कहा था इसी तरह के क्वेश्चन में जहां पर भी ये क्वेश्चन बनती है वहां हम लोग क्या कर सकते हैं, वही सक्सेसिव प्रोसेस, ठीक है। मान लेते हैं खर्चा उसका 100 था, इसमें आपने 30% की वृद्धि की तो कमी की 30% की वृद्धि की, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 130, ठीक है। अब कह रहा है कि वो अपनी खपत को 20% से कम कर देता है, यानी कि खपत को 20% कम करेगा, मूल्य की वजह से खर्चा बढ़ गया 30%, अब खपत की वजह से खर्चा क्या होगा 30% कम होगा, 20% कम होगा, तो 20% अब कम कहां से होगा दोस्तों 130 से, इसका 20% कम करेंगे
ठीक, इसका 20% कितना होगा 26, 26 कम हो जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा 104। ठीक है भाई, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर 30% बढ़ाया गया था, फिर देखिए 100 से 104 हो गया, इफेक्ट क्या है 4% की वृद्धि, यानी कि उसका खर्चा क्या हुआ 4% बढ़ गया दोस्तों। ठीक है भाई, अब इसी तरह से सवाल देखिए, यहां पर तो था नॉर्मल टाइप से ये, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहता है किसी घन की भुजा या वर्ग की भुजा, किसी वर्ग यदि किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है भाई, तो अब देखिए भाई क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ता है देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, किसी वर्ग की भुजा को 10% बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। हम लोग देखते हैं क्षेत्रफल वर्ग का होता है क्या भाई, भुजा गुणे भुजा बराबर क्षेत्रफल, या हम लोग कहते हैं ए स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, ये होता है ए स्क्वायर क्षेत्रफल। अब देखिए यहां से भुजा गुणे भुजा, और ये दोनों एक ही भुजा है, एक ही प्रकार की भुजा होती है, अगर 10% इसको बढ़ाया गया तो ये भी तो 10% बढ़ जाएगी भाई। ठीक है, क्लियर। या कह सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल हमने देखा ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब ए की काउंटिंग कितनी बार है, 2 बार, 2 बार ए की गणना हुई यहाँ पर, और ए को ही बढ़ाया गया 10%, यानी कि अब ये जो 10% की वृद्धि होगी वो कितनी होगी, कैसे होगी तो दोस्तों 2 बार होगी। एक बार मान लिया क्षेत्रफल 100 था, 10% बढ़ाया कितना हो गया 110, फिर 10% बढ़ाएंगे कहां से 110 से, इसका 10% 11, ठीक, तो ये बढ़ गया 121, तो फाइनल वृद्धि कितनी हुई 21% की। ठीक है भाई, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर भी क्या हुआ, उसी स्लैब मेथड से कर लिया, उसी सक्सेसिव प्रोसेस से कर लिया। यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है कि 10% से 2 साल की ब्याज की अगर बात करेगा तो 21% ब्याज हो जाएगा। ठीक है, अब इसी सवाल को देखिए, वर्ग की जगह हम लोग कहते हैं घन, घन दोस्त या क्यूब, और इस क्षेत्रफल की जगह बात कर देते हैं आयतन। ठीक है भाई, अब आयतन देखिए, अब क्या क्वेश्चन बन गया आपका, यदि किसी घन की भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो आयतन पर, तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे यहां से कुछ नहीं करना है। देखिए वर्ग में हमने इतना कर लिया, अब घन का देखते हैं। घन में होता क्या है, ए क्यूब आयतन, ए क्यूब मतलब भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, 3 बार भुजा का गुणा किया जाए, यानी कि ए की काउंटिंग यहाँ पे कितनी बार हो रही है दोस्तों 3 बार। अगर ए की काउंटिंग 3 बार है तो हमारा जो प्रभाव पड़ेगा वो भी कितनी बार पड़ेगा 3 बार, या कह सकते हो 1 बार और भुजा का गुणा कर दिया गया यहाँ पर, तो ये भी 10% बढ़ेगा। ठीक, तो ये जो हम लोगों ने सक्सेसिव प्रोसेस ये पढ़ा था, या जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पढ़ा था, तो इधर 2 नहीं 200 संख्याओं का गुणा करके गुणनफल तैयार होता है, तो 200 का प्रत्येक गुणनफल, गुणनखंड उस गुणनफल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखा यहाँ पर अभी वर्ग में काउंटिंग 2 बार थी भुजा की, और घन में आयतन में काउंटिंग कितनी बार 3 बार, तो ये वृद्धि भी 3 बार होगी। ठीक है भाई, तो देखिए यहाँ पर 2 बार हमने बढ़ा लिया, अब तीसरी बार यहीं से फिर बढ़ा दें, यहाँ से 10%, यहाँ से 10% बढ़ाएंगे कितना होगा 12.1, तो ये हो जाएगा 133.1, तो ये फाइनली इफेक्ट कितना हो गया भाई 33.1% वृद्धि। ठीक है, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी है। अब उसी 10% से अगर वर्ग वाला देखते तो 21% वृद्धि हुई थी, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में अगर 10% से 2 साल की बात कहता तो 21% ब्याज मिलता, अगर 3 साल की बात करेगा तो 33.1% का ब्याज मिलेगा। उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि बार बार हम चक्रवृद्धि ब्याज का नाम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको इसी से चक्रवृद्धि ब्याज हल करना है। ठीक है भाई, अब देखिए इसी के आधार पर, इसी की जगह पर कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो,
जैसे घन था, अब हम कर देते हैं इसकी जगह पर गोला। ठीक, गोला की त्रिज्या, ठीक है। अब गोला कर दिया, गोले की त्रिज्या कर दिया 10% बढ़ा दिया। तो क्वेश्चन बना किसी गोले की, यदि किसी गोले की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, सीधे सीधे हम लोग देखते हैं कि उसका आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो 4/3 एक ऐसी युक्ति है कि इसकी त्रिज्या को बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ ये वहां पर रहेगा। अगर ये रहेगा तो हम लोग की वजह से, इसकी वजह से कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला। तो परिवर्तन किसकी वजह से होगा दोस्तों, आर क्यूब की वजह से। त्रिज्या को बढ़ाया जा रहा है और त्रिज्या की काउंटिंग कितनी बार, यानी कि 3 बार, तो इसकी वृद्धि भी 3 बार होगी। तो क्या करेंगे, 100 था 10% बढ़ाया 110। ठीक है दोस्तों, इसका 10% 10, फिर प्लस इसका 10% और बढ़ाएंगे, इसका 10% 11, 110 का कितना होगा 121, फिर इसका 10% बढ़ाएंगे 12.1, तो कितना 133.1। तो फाइनली इफेक्ट कितना आया 33.1% की वृद्धि। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। इसी तरह से अब कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर हो, जैसे अब ऐसे ही अगर क्वेश्चन लिखे दोस्त कर लेते हैं हम लोग, देख लेते हैं। जैसे अगर कहता है किसी वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाया जाए 10%, ठीक है, तो वृत्त की त्रिज्या को बढ़ाने पे उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, पड़ना किसकी वजह से, आर की वजह से। कितनी बार, 2 बार, यानी 2 बार उसी सक्सेसिव प्रोसेस में। जैसे अगर कहें 20% बढ़ाया गया आपको, 20% इंक्रीज किया गया, ठीक है, तो हम लोग कहेंगे 100 था क्षेत्रफल, 20 बढ़ाया, कितना हो गया भाई 120। अब फिर से 20% बढ़ाएंगे, कहां से, यहां से, तो ये 24, तो कितना हो जाएगा 144, 120 का 20% 24, तो ये हो जाएगा 144। टोटल वृद्धि 44%। थोड़ा सा तेज हो गए हैं दोस्तों, क्योंकि अब समय आ गया है तेज पढ़ने का हम लोग का। ठीक है, अब देखिए अगर कहता है किसी बेलन की त्रिज्या को बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में, बेलन का आयतन क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है भाई, ठीक है, ये क्षेत्रफल होता है। अब कहता है इसकी त्रिज्या को, खाली त्रिज्या को बढ़ाया गया तो इससे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अगर कहता है इसको 10% बढ़ा दिया गया, तो इसको 10% बढ़ाएंगे तो क्षेत्रफल कितनी बार बढ़ेगा, 2 बार। ठीक है, अगर इसके साथ 10% त्रिज्या को और इसको भी, ऊंचाई को भी बढ़ा दिया गया 10%, ठीक है, 10% इसको 10% इसको, तो अब ये वृद्धि 2 बार त्रिज्या की वजह से और 1 बार ऊंचाई की वजह से। ठीक है, तो हम लोग को याद रखना है कि किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर में देखना यह है किस साइड को इफेक्टिव किया गया है। जिस साइड को इफेक्टिव किया गया है उस साइड की, उसके क्षेत्रफल या उसके आयतन में काउंटिंग कितनी बार है। ठीक है, चलिए दोस्तों, वो काउंटिंग कितनी बार है, जितनी बार काउंटिंग है उतनी बार उसी सक्सेसिव प्रोसेस में बढ़ा देंगे। अब एक क्वेश्चन और आता है, किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया। क्वेश्चन फिर से सुन ले दोस्तों, किसी आयत की लंबाई को 50% तथा चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया गया तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला ये क्वेश्चन, क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। दूसरा ये क्वेश्चन, तो ये देखते हैं। जैसे मान लो क्षेत्रफल 100 था, 50% बढ़ाया तो कितना होगा 150, फिर 20% बढ़ाया, इसका 20% बढ़ेगा दोस्तों, 150 का 20% कितना 30, 30 बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 180। अब यहां से पूछता है कि क्या प्रभाव पड़ा, तो सीधे सीधे देखेंगे यहां से 80% बढ़ गया, लेकिन पूछता है कितना गुना हो गया। कितना गुना हो गया दोस्तों, तो 180 हो गया, कहां से 100 से, तुरंत इसको रख देंगे ऐसे 9/5 गुना, या इसको और लिख सकते हैं हम लोग 9/5 गुना को क्या, एक सही 4/5 गुना, ये हो गया। ठीक है, इतना गुना हो गया। अगर पुस्तक कितने गुना की वृद्धि हो गई, तो वृद्धि कितनी है दोस्तों 80 की, ये इतने गुना हो गया। ठीक है, हो गया। अगर पुस्तक कितने गुना की वृद्धि हो गई, तो दोस्तों 80 की वृद्धि हुई, कहां से 100 से, फिर से। ठीक है, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, यानी 4/5 गुना की वृद्धि। ठीक है, अगर वृद्धि के सेंस में पूछता है तो ये करना है। ठीक है, जो वृद्धि है उसका बटे 100, और अगर
कितना गुना हो गया तो ये करना है, जो जितना गुना हो गया उतना बटे 100। ठीक है, ये आपके यूपीपी में कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसलिए हमने आज डिस्कस कर दिया। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी का भाग 5 लेकर के अगले वीडियो में हम आएंगे, जिसमें हम लोग आपको पढ़ेंगे। इसी में अभी थोड़ा इनवर्सली प्रोपोर्शनल इसमें है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि ये आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बराबर k/y, जहां k कांस्टेंट है। तो उसी इक्वेशन a इंटू बी बराबर x, यहीं से ये भी जनरेट होता है। ठीक है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हमको प्रैक्टिकल रूप में इसी में पढ़ना है। ठीक, तो अगले वीडियो में इस पे डिस्कस करेंगे। इसलिए हम आपसे एक फिर से बात कहना चाहेंगे कि अगर प्रॉपर वे में आप चाहते हो सारी चीजें आसानी से समझ में आए, तो आप 1 बाय 1 करके बाय सीक्वेंस वीडियो देखें। ठीक है, और हमारे एक्सपर्ट होम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ओके, अब अलविदा लेते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।